आज का पाठ है हमारा अपना मालवा खाओ जाड़ू सभ्यता में। और इस पाठ की समरी इस भाग में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको कम समय में इस पाठ का जो ओवरऑल आइडिया है वो मिल जाए और क्या टॉपिक डिस्कस किया गया इस पाठ के अंतर्गत वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इस चैप्टर की जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है और इसके जो क्वेश्चन आंसर वीडियो है वो भी आपको मिल गई है यहाँ पर। तो आप इसको अपने एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल बना सकते हैं वीडियोस को। इसे ज़रूर चेकआउट करें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर और वीडियोस को देखें और चैप्टर को अच्छी तरीके से समझकर क्वेश्चन आंसर्स को भी ज़रूर अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक समरी भी दी जा रही है जिससे कि आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो इसका पाठ का नाम है अपना मालवा खाओ जाड़ू सभ्यता में। लेखक जो है यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं कि लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश को मौसम, ऋतुएं, नदियाँ, वहाँ का जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत ही सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन क्या होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको रैंडम ही पढ़ लेते हैं। तो अगर आप इसे समझ लें तो आप उसको इमेजिन कर सकेंगे। सजीव वर्णन यानी किसी भी चीज़ को इस तरीके से डिस्क्राइब करना या बताना कि आपको फील हो कि आप जैसे उसी जगह पर हों, तो सजीव वर्णन करना उसको कहा जाता है। और आप इस तरीके से अगर ऐसी पंक्तियों को, ऐसे वाक्यों को अपने आंसर में जोड़ेंगे तो आपका आंसर भी एक खूबसूरत बनेगा, अच्छा बनेगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। तो लेखक ने इस पाठ में क्या बताया? हमें मालवा प्रदेश की जानकारी दी है। और किसी भी प्रदेश की जानकारी देने के लिए मौसम, ऋतु, नदियाँ, प्राकृतिक परिवेश का वर्णन हो, जनजीवन यानी जीवन शैली, संस्कृति, वो सारी चीज़ों का वर्णन इस पाठ में उन्होंने दिया है मालवा प्रदेश के। अगली बात वो बताते हैं कि मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के जो साधन है, यातायात के साधन जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाई भी होती है। और ये बहुत ही सारी ऑब्वियस सी बातें हैं कि कहीं पे भी अगर बारिश होगी तो यही माहौल होता है। आगे है, बारिश होने के कारण गेहूं और चने की जो फसल है वो अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की जो फसल है वो गल जाती है। तो बारिश होने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि जो सोयाबीन की खेती है उसको तो बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन गेहूं और चने की जो खेती है वो बहुत अच्छी फसल हो जाती है। और उसके बाद अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यानी बहुत भारी बारिश जब होती है तो उससे नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। तो अगर बहुत पानी बरसेगा, बाढ़ की नौबत आएगी तो ऑब्वियस है कि घरों में, दुकानों में, सब जगह पानी जो है वो जाएगा और बाढ़ आएगी, बाढ़ की जो समस्या है वो आ जाएगी। अगली बात लेखक कहते हैं कि लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा अब पानी नहीं गिरता। अभी तक तो लेखक ने बताया कि जो मालवा है उसमें किस तरीके की बारिश होती है और बारिश से होने वाले जो प्रभाव हैं वो बताया, लेकिन अब वो वर्तमान की जो स्थिति है वो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि लेखक के अनुसार मालवा जो है अब वो उसमें पहले जैसा पानी नहीं गिरता। गिरना मतलब बरसता, यानी अब पहले की तरह पानी नहीं बरसता, क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाली जो गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण को वो असंतुलित कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। और वर्षा ऋतु पर भी इसका बहुत बड़ा बुरा जो है वो इसका बुरा असर, कुप्रभाव यानी बुरा असर पड़ रहा है। और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई है। अगली बात लेखक कहते हैं कि आज के इंजीनियर जो हैं वो पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं और जो आज के इंजीनियर्स हैं वो पश्चिमी शिक्षा लेकर और उसी को उच्च मानते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं कि वही सब कुछ जानते हैं। जो भारतीय संस्कृति है और इसमें जो लोगों की मान्यता है वो सब बेकार है। उसका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रिनेसा के बाद आया, किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें ये नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंध में वे स्वयं को माहिर मानते हैं उसे विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने रिनेसा के आने से पहले ही समझ लिया था। यानी लेखक पाठ में हमें ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि वो इंजीनियर्स जो पश्चिमी शिक्षा को बहुत ऊंचा मानते हैं और ये जानते हैं कि उनकी ही जानकारी की वजह से बारिश को आजकल मैनेज कर सकते हैं, वही सब कुछ जानते हैं, तो उनको क्योंकि भारतीय जो संस्कृति, सभ्यता है और इतिहास है उसकी जानकारी कम है, जिसकी वजह से वो ये नहीं जानते कि भारतीय संस्कृति में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बहुत पहले ही कर भी लिया है और समझ भी लिया है। क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से अज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है उनके विषय में, इसी के लिए वो इंजीनियर्स जो है पश्चिमी शिक्षा को ऊंचा मानते हैं। और ऐसे लोग पहले ही हो चुके हैं जिनमें से हैं विक्रमादित्य, भोज, मुंज और
वो रिनेसा के आने से पहले ही इन बातों को समझ चुके और इन पे काम भी कर चुके हैं। अगली बात बोलते हैं कि पठार पर पानी को रोकने के लिए इन्होंने तालाब बावड़ियां बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ के पानी को जीवंत बनाया। यानी कि बारिश के पानी को कैसे रीयूज किया जाए, स्टोर किया जाए, ये सारी प्रक्रिया जो है ये भारतीय संस्कृति में जो विक्रमादित्य भोजमुंज और इन्होंने रिनेसा के आने से पहले इस चीज को अप्लाई कर लिया था। कैसे पठार पर पानी को रोका जाए, इसके लिए उन्होंने तालाब और बावड़ियां बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ में सीधा नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने की पूरी कोशिश की हर मेथड से। आगे वो बताते हैं कि हमारे इंजीनियर्स ने तालाबों और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया, और जो आज के इंजीनियर्स हैं वो तालाब और बावड़ियों को बेकार चीज समझकर उन्हें कीचड़ से भर देना चाहते हैं। नवरात्रि की जो पहली सुबह है मालवा में घट स्थापना यानी कलश स्थापना होती है। लोग गोबर से घर आंगन लीपने, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने तथा सज धज कर त्योहार मनाने की तैयारी में है। तो यहाँ पर मालवा की जो एक और खास बात है वो ये कि नवरात्रि की जो पहली सुबह है किस तरीके से लोग कलश स्थापना करते हैं, घरों को सजाते हैं और सज धज कर जो है त्योहारों को मनाते हैं। ये भी मालवा की एक खूबसूरती है और इसके विषय की में जानकारी देते हैं लेखक। आगे कहते हैं कि लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं तथा बरसने के लिए पूरे आसार हैं। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अंकारेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता था। यानी जो सीमेंट और कंक्रीट है वो एक विशाल राक्षस के रूप में उस पुल को, वो उस बांध को देख रहे थे। नदी के वेग में बांध से रुकावट आ जाती है जिसके कारण नदी जो है तिनफिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो। बांध के निर्माण में लगी जो मशीनें हैं और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत होते हैं। और इस तरीके से लेखक बता रहे हैं कि किस तरीके से आज का जमाना जो है प्रकृति को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है और प्रकृति जो है उन सब चीजों से चिढ़ती हुई सी नजर आ रही है। ज्योतिर्लिंग का जो तीर्थ धाम भी पहले जैसा अब नहीं लगता। जो भारतीय संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो धाम माने जाते हैं, वो ज्योतिर्लिंग का जो तीर्थ धाम है वो भी अब पहले जैसा इन्हीं वजह के कारण जो है वो पहले जैसे अब नजर नहीं आते। वर्तमान युग जो है वो औद्योगिक विकास का युग है। अब जो आजकल का जमाना है वो उद्योग को पनपाना चाहता है। उद्योगों को पनपाने के कारण विकास का नाम देकर और किस तरीके से जीवन को बेकार कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी पाठ में बताते हुए नजर आते हैं लेखक। वो कहते हैं कि नदियां गंदे नालों में बदल रही हैं, लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों यानी मशीनों से भरी जो कंपनीज हैं वो उद्योगों का, और कंपनीज फैक्ट्री जो है वो उन्हें कल कारखाने कहा जाता है। उन्हें उद्योगों का रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है। हिंदू सभ्यता से जुड़ी जो पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियां जो है सड़े नालों में बदल रही हैं। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया है। और इस तरीके से लेखक बताते हैं जो नदियां हमारे लिए पूजनीय हुआ करती थी, जिनमें किस तरीके से कूड़ा करकट फेंक कर उनको प्रदूषित कर दिया गया और एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और उनमें कुछ नदियों के नाम गिनाते हुए भी नजर आते हैं कि शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल जो है ये सारी नदियां जो है विकास की सभ्यता के नाम पर गंदे पानी के नालों में अब बदल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। उजाड़ की अपसभ्यता यानी कि हम विकास के नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं और उससे धुआं, प्रदूषण, पेड़ों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़, तो ये चीज़ें बना नहीं रही हैं, बढ़ा नहीं रही हैं, जो है पहले से उनको ख़त्म कर रही हैं। तो वो क्या हो गई? उजाड़ की सभ्यता हो गई। और वो सभ्यता भी नहीं, अपसभ्यता, यानी नेगेटिव सेंस में सभ्यता का उल्टा अपसभ्यता। तो ये उजाड़ की अपसभ्यता होगी, क्योंकि कोई भी नई चीज अगर किसी भी चीज को बढ़ा नहीं रही है तो वो अपसभ्यता ही होगी, और वो भी अच्छी चीज। ऐसा नहीं है कि किसी गलत चीज को भी आगे बढ़ाओ तो उसे सभ्यता बोला जाएगा। किसी पॉजिटिव, अगर हमारे पेड़ जो है हमें प्रकृति के लिए जो बहुत फायदे की चीज है, इंसान के लिए भी बहुत फायदे की चीज है, जो ऑक्सीजन दे रही है इंसान को, प्रकृति को हरा भरा रखी है, और उसके भी और भी बहुत सारे फायदे हैं। और विकास के नाम पे जब पेड़ों को काटा जा रहा है तो ये चीज़ों को बढ़ाने की बजाय उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उजाड़ बढ़ रहा है और ये एक अपसभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक
विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है, हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजाड़ की अपसभ्यता है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये जो उजाड़ की अपसभ्यता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। बच्चे इससे कंफ्यूज बहुत रहते हैं, आपको चैप्टर में भी बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की गई और क्वेश्चन आंसर भी जो है उनमें भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये खाऊ उजाड़ सभ्यता। अब पाठ का नाम आपने देखा, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, यानी कि किस तरीके से उजाड़ू सभ्यता जो है यहाँ पर आती जा रही है। पहले कुछ और था मालवा, अब जो है यहाँ पर उजाड़ू सभ्यता पनपती जा रही है, इसलिए पाठ का नाम भी ऐसे ही है। तो ये खाऊ उजाड़ सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। ये यहाँ पर जो खाऊ उजाड़ यानी कि आप एक तरीके से समझ लें कि खाया पिया बराबर किया, खत्म कर दिया, उजाड़ कर दिया, खत्म कर दिया, साफ कर दिया। अगर कोई भी क्षेत्र हरियाली के नाम से प्रकृति की तरह की खूबसूरती की वजह से अगर पहचाना जा रहा है और उसे ही साफ कर दिया जाए तो उसमें रह क्या जाएगा, तो वहाँ पे तो सिर्फ उजाड़ रहेगा। तो इस तरीके से अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो अब मालवा जो है कौन सी सभ्यता में आ गया, खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जहाँ पे सब कुछ खत्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है और ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये आया कहाँ से, यूरोप और अमेरिका की देन है। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली गैसें सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं, फिर भी वे अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते। और उसके बाद भी यूरोप और अमेरिका जो है इनका सबसे बड़ा हाथ है, ये पूरे विश्व को जो है ये गर्म गैसों से वातावरण को प्रभावित करना और नुकसान पहुंचाना, फिर भी वो अपने हाथ पीछे नहीं कर रहे हैं कि अगर कि हमारे ही कामों से अगर नुकसान पहुंच रहा है तो हम इन चीज़ों को बंद करें, बल्कि वो इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्रों का जो पानी है वो गर्म हो रहा है, धरती के जो ध्रुव हैं, जो हमारे पोल्स हैं, वो उस पर जो जमी बर्फ है वो पिघल रही है, मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरा, बाड़मेर के गांव बाढ़ में डूब गए। यही कारण है कि मालवा में अब डगडग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता। डगडग रोटी पग पग नीर यानी हर कदम पर नीर जो है नहीं मिलता, क्योंकि पहले के मालवा में और अब के मालवा में बहुत फ़र्क है। प्राकृतिक परिवेश से ढका और प्रकृति के प्रभाव से ढका जो प्रभाव लिया हुआ मालवा था, अब वो खाऊ उजाड़ू सभ्यता में आ चुका है, इसलिए अब वहाँ पर डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं मिलता। लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसे जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता को अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगा। और यहाँ पर हम पाठ से संबंधित एक दो प्रश्न डिस्कस करेंगे जो पाठ से संबंधित है। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, धरती का जो वातावरण है गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका जो है वो कैसे है वो लिखनी है। तो पहला कारण ये है कि वातावरण के गर्म होने का जो कारण है, आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधों को खोल रहे हैं, कल कारखानों को लगा रहे हैं, उससे वातावरण को गर्म वो हो रहा है, उससे गैसें जो गर्म करने वाली, वातावरण को गर्म करने वाली गैसें हैं वो निकल रही हैं और ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री से बढ़ाती चली जा रही हैं, जिससे हमारा जो प्राकृतिक परिवेश है वो पहले जैसा नहीं रह गया। दूसरा, यूरोप और अमेरिका की जो भूमिका है, किस तरीके से जो मौसम गर्म होते जा रहे हैं, वातावरण गर्म होता जा रहा है, उसमें उनकी जो भूमिका है वो इस प्रकार है कि ये हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से ही निकलती हैं। इन देशों में लगे उद्योगों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, वातावरण के गर्म होने से जो हानियां हो रही हैं, इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसमों का चक्र इसी वजह से बिगड़ रहा है और पर्यावरण जो है हमारा असंतुलित होता जा रहा है। और जो चौथा पॉइंट है जो इसे बताता है कि इसे रोकने के लिए हमें जो प्रयास करने चाहिए वो ये है कि इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति को विकास के साथ लेकर चलना होगा। यानी हम विकास करें लेकिन प्रकृति को साथ में लेकर। अगर आप 1-2 पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह 5-10 और पेड़ लगाएं, तो प्रकृति को अगर आप साथ में लेके जाएंगे तो विकास भी होगा, प्रकृति भी हमारी हम पर उतना ही उसके अच्छे इफेक्ट्स जो है मिलते रहेंगे। उद्योग धंधों में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकरण करना या जंगलों को बेवजह ना काटना। तो इस तरीके से जो है हम अपने प्रकृति को भी बचा सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने ये भी है कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। तो जो आज की सभ्यता है, आज का जो माहौल है, वो हमारी नदियों को गंदे पानी के नाले के रूप में कैसे बदल रही है। तो आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं।
तथा कई रूपों में उसे दूषित करते जा रहे हैं, जिसमें पहला कारण बन रहा है कूड़ा कचरा फेंकना। लोगों द्वारा अपने घर का जो कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिसे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ जो नदियां हैं प्रदूषित हो जाती हैं। दूसरा कारण है पूजा सामग्री बहाकर। हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र मानकर नदियों में ही बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां जो है अपवित्र होती चली जा रही हैं। और कल कारखानों का जो रासायनिक पदार्थ है उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है कि उद्योगों और कारखानों से निकला जो सारा रासायनिक पदार्थ है नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे नदियों का पानी जहरीला होता जा रहा है। और जो आखिरी पॉइंट है कि नदियों का निरंतर रख रखाव ना करना, इसकी वजह से वो नदियां जो है गंदे नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं। नदियों को अनावश्यक यानी कि जो ज़रूरी नहीं है ऐसा समझकर इनके रख रखाव और सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे ये गंदे नालों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। तो इस तरीके से अपना मालवा पाठ का हमने यहाँ पर जो समरी सेशन लिया है, जिससे कि हम पाठ का जो विषय है वो समझ सके, जिससे कि इस पाठ के अंतर्गत हमें ये बताया गया जो अपना मालवा है पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है और उसके पीछे के कारण क्या है, जिसकी वजह से ये एक उजाड़ अपसभ्यता बन चुका है। और इसी के लिए पाठ का नाम क्यों रखा गया है, अपना मालवा खाओ जाड़ू सभ्यता में। तो इस तरीके से आप चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और इसकी समरी, क्वेश्चन आंसर वीडियोज़, आपको ये सारा कंटेंट जो है एक जगह प्रोवाइड किया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें, जहां पर आपको एक ही जगह पे ये सारी वीडियोस मिलेंगी और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब